हेलो। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि वेक्टर्स क्या होते हैं। कुछ इसके एग्जांपल्स देखे थे। फिर बाद में हमने उसके टाइप्स देखे थे, कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। और हमने ये देखा था कुछ प्रॉपर्टीज़ वेक्टर्स की, है ना। तो मैं रिकैप कर देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। वेक्टर पार्ट ए में ये दो प्रॉपर्टीज़ देखी थी एट द एंड, कि अगर दो वेक्टर हमें गिवन हैं तो हम उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली बेसिकली मैंने यहाँ पे बताया था कि जो भी उनका बैक वाला पार्ट होगा, टेल वाला पार्ट, उसको ज्वाइन करके हमें स्मॉलेस्ट एंगल को देखना है। वही एंगल क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एक एंगल होगा, है ना। तो कभी भी क्वेश्चन में आता है एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं उसको। और उसके बाद हमने देखा था कि किसी वेक्टर को हम विदाउट उसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज किए किए बिना उस वेक्टर को किसी भी प्लेन में मूव कर सकते हैं, है? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो बी एंड सी दोनों इक्वल वेक्टर है क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों का डायरेक्शन भी इक्वल है। ठीक है। आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, सेपरेट कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम फिर देखेंगे वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम एडिशन देख लेते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा, वेक्टर को ऐड करने के हमारे पास कई सारे मेथड हैं, बट एट द एंड जो रिजल्ट है वो सेम ही आने वाला है सब में। तो हम देखेंगे कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड अप कर सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वे है दो वेक्टर्स को ऐड करने का, वो है ट्रायंगल्स लॉ। ठीक है। अनदर एक एक है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ। और एक और है जिसे हम कहते हैं पॉलीगन लॉ। तो हम इसे भी देखेंगे कि पॉलीगन लॉ क्या होता है ना। तो ऐसे तो तरीके कई सारे हैं, लेकिन मोस्टली हम यही तीन तरीके हैं, इससे हम किसी भी वेक्टर्स को ऐड करके देख सकते हैं कि उनको ऐड करने के बाद उसका डायरेक्शन कैसे होगा। ठीक है। अच्छा देखो, वेक्टर्स को ऐड करने में प्रॉब्लम क्या है कि जो नंबर्स हैं हम उनको सिंपली ऐड कर सकते हैं। 2 + 2 को डायरेक्टली मैं 4 लिख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होता है, तो अगर दोनों के डायरेक्शन अलग हैं तो इनकी वैल्यूज़ को हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते। अगर ये 2 है और ये भी 2 है, तो इसका आंसर कभी भी जो भी वेक्टर आएगा, अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है किसी भी डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू 4 नहीं होगी, है ना। ये नंबर्स के जैसे ऐड अप नहीं होते, क्यों? क्योंकि इनके पास डायरेक्शन होता है। तो वो हम देखेंगे कैसे वेक्टर्स ऐड होते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल्स लॉ। तो यहीं पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि ट्रायंगल्स लॉ क्या होता है। ठीक है। तो लेट्स से कि मेरे पास दो वेक्टर गिवन है। एक वेक्टर है ए जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और अनदर वेक्टर है मेरे पास बी जो डायगोनल डायरेक्शन में है ना, कुछ डायगोनल डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये मेरा हो गया ए वेक्टर, ये मेरा हो गया बी वेक्टर। अगर इन दोनों वेक्टर को मुझे ऐड अप करना है, तो ट्रायंगल्स लॉ क्या कहता है कि जो फर्स्ट वेक्टर है ना, उसका जो हेड वाला पार्ट है उसको ज्वाइन करना है हमें सेकेंड वेक्टर के टेल वाले पार्ट से, मतलब बैक वाले पार्ट से। ठीक है। तो पहले का सर और दूसरे का पैर हमें इसे ज्वाइन करना है। ठीक है। और उसको ज्वाइन करने के बाद हमें एक ट्रायंगल बनाना है। तो मैं देखता हूँ, अगर इधर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ, है ना, अब वेक्टर को मैं मूव कर सकता हूँ प्लेन में। उसका डायरेक्शन और उसकी लेंथ चेंज किए बिना उस वेक्टर को मैं प्लेन में कहीं भी मूव कर सकता हूँ। तो मैंने ए वाले वेक्टर को उठाया और बी वाले वेक्टर की टेल वाले पार्ट पे या कि पैर वाले पार्ट पे मैंने रख दिया, है ना। तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे मेरे पास ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। और जो बी वेक्टर है ये ऐसे बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया, मैं रीड्रॉ कर देता हूँ। डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो बी का डायरेक्शन कुछ ऐसा है और ए का डायरेक्शन सामने की तरफ है। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है। और मुझे इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन करने के बाद एक ट्रायंगल को फॉर्म करना है।
तो मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया ये, ठीक है। अब जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी वो हमें क्या देगी, ए प्लस बी वेक्टर का जो भी रिजल्टेंट होगा। तो अगर मैं ए और बी वेक्टर को ऐड अप कर रहा हूँ ट्रायंगल्स लॉ से, तो जो भी थर्ड साइड होगी उस ट्रायंगल की, है ना, जो कहाँ से स्टार्ट होगी, ए के टेल वाले पार्ट से और बी के हेड तक, यही हमारा क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट। तो ये वाली जो लाइन है ना, या कि जो यहाँ पे वेक्टर बनेगा, ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे, ए प्लस बी, ठीक है। तो आसान सा था कि ट्रायंगल्स लॉ क्या होगा, ए अगर वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकेंड वेक्टर का टेल कंबाइन करना है और उससे फिर हमें ट्रायंगल फॉर्म करना है, और ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी वो हमें क्या बताएगी, ए प्लस बी वेक्टर का डायरेक्शन। ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल्स लॉ। अच्छा, यहीं पे मैं पैरेललोग्राम लॉ भी बता देता हूँ, वो उस आंसर तो सेम ही आने वाला है, और वो ट्रायंगल्स लॉ जैसा ही है, कुछ मिलता जुलता वैसा ही ट्रायंगल्स लॉ के जैसा। तो अगर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या होगा, सेम सिनेरियो सेम है, हमें दो वेक्टर को ऐड करना है। तो मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ कि एक वेक्टर ए है जिसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, उसे मुझे ऐड अप करना है एक वेक्टर बी से जिसका डायरेक्शन किधर है, डायगोनल डायरेक्शन में, है ना। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड अप करूँगा किससे, पैरेललोग्राम लॉ से, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड और जो जो फर्स्ट वेक्टर है उसका टेल वाला पार्ट और जो सेकेंड वेक्टर है उसका भी टेल वाला पार्ट, मतलब बैक वाला पार्ट, दोनों को कंबाइन करना है, हमें ज्वाइन करना है। और वो ज्वाइन करने के बाद हमें क्या बनाना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल कुछ भी हो सकता है ना। तो जो भी एंगल्स हैं कुछ भी हो सकते हैं, बस अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो एक पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर है। तो मुझे क्या करना है, ए वेक्टर का टेल वाला पार्ट बैक वाला पार्ट और बी वेक्टर का टेल वाला पार्ट बैक वाला पार्ट, दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है। तो कर देते हैं कंबाइन। तो मैंने यहाँ पे ए वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्योंकि मैं डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा हूँ, इसकी लेंथ नहीं चेंज कर रहा हूँ, तो इसको मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। और बी वेक्टर को मैं पीछे ला दिया, कहाँ पे, ए वेक्टर के टेल वाले पार्ट के पास। तो बी वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैंने पास यहाँ बना दिया ए वेक्टर और ये मैंने बना दिया बी वेक्टर, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है। तो यहाँ से मैंने ये साइड ड्रॉ की और ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम रेडी हो गया, ठीक है। जब ऐसा पैरेललोग्राम बन जाएगा तो जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम का, है ना, जो कहाँ से स्टार्ट होगा, ए और बी के जो ज्वाइंट वाला पोर्शन है यहाँ से स्टार्ट होगा और अपोजिट कॉर्नर की तरफ स्ट्रेच आउट होगा। तो ये जो डायगोनल वाली लाइन है ना, यही हमारा क्या होगी, ए प्लस बी। तो अगर दिख रहा होगा ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम दोनों लॉ से आंसर तो हमारा सेम आने वाला है ना। तो ये वाली जो साइड होगी, ठीक है, डायगोनल, यही हमें क्या बताएगा, ए प्लस बी वैक्टर और उसका ए प्लस बी वैक्टर का डायरेक्शन और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो जब भी मैं दो वेक्टर को ऐड अप करूंगा तो ये दोनों तरीके हैं, मोस्टली हम यही दोनों तरीके यूज़ करते हैं दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैंने ये तो बता दिया कि ए और बी वेक्टर को मैंने ऐड किया और ये वाली लाइन मिल गई मेरे को, लेकिन इसकी लेंथ कितनी होगी, है ना। हमें इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है कि अगर ए की लेंथ दी हुई है, मतलब ए की अगर मैग्नीट्यूड दी हुई है, लेंथ से मतलब उसकी मैग्नीट्यूड, जो भी उसकी लेंथ होगी मतलब उसकी मैग्नीट्यूड है। तो ए की लेंथ, बी की लेंथ, मतलब ए और बी की मैग्नीट्यूड, उनकी मदद से हम कैसे ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐड कैसे होगा, डायरेक्शन किधर होगा ये तो पता चल गया, अब उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं फिगर्स फिर से रीड्रॉ करता हूँ, जो हमारे पास फिगर था। तो मेरे पास क्या था यहाँ पे, अगर मैं देखूँ कि, सॉरी, तो मेरे पास यहाँ पे ए वेक्टर था, ए वेक्टर का डायरेक्शन किधर था, एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये है मेरे पास ए वेक्टर, ठीक है। डायगोनल की तरफ हल्का तिरछा क्या था मेरे पास, बी वेक्टर। तो ये हो गया मेरे पास बी वेक्टर, है ना। और फिर इसके बाद मैंने क्या बनाया था, एक पैरेललोग्राम बनाया था। तो ये पैरेललोग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया।
अब मुझे क्या है, ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ पता करनी है, मतलब मुझे a प्लस बी की मैग्नीट्यूड पता करनी है। तो ये जो डायगोनल वाला पोर्शन है ये हमें क्या बता रहा है, a प्लस बी वैक्टर। ठीक है, तो a प्लस बी वैक्टर का जो डायरेक्शन होगा, है ना, इसके पास दो चीज़ें होंगी, वेक्टर को ऐड करूंगा तो एक नया वेक्टर ही मिलेगा, इसको लेट्स से कह लेता हूँ कि आर वेक्टर मिल रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसके पास दो चीज़ होगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन तो मैंने बता दिया डायगोनल की तरफ होगी। अब मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे, हम लेंथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि इसकी लेंथ क्या है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ इसको ओ, इसे ले लो ए, और फिर या कि ए तो ऑलरेडी यूज़ है तो ए मत लो यहाँ पे, यहाँ पे इसे ले लेते हैं हम एम। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये क्यों ड्रॉ की आगे चल के अभी समझ आएगा। इसे मैं ले रहा हूँ एन, इस पॉइंट को ले लो पी, और इस पॉइंट की तो ज़रूरत है नहीं लेकिन इसे भी कुछ ले लो क्यू। ठीक है, तो मैंने सारे पॉइंट्स को नेमिंग कर दी। अच्छा, ए और बी वेक्टर के बीच कुछ एंगल होगा, तो मान लो हमें एंगल गिवन है, तो एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है, ए और के बीच के, और ए और जो ए प्लस बी है इसके बीच कुछ एंगल होगा अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा एंगल मैंने अपने मन से लिया। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन तो मुझे पता है कि डायगोनली होगा, लेकिन हर बार हम पैरेललोग्राम बना नहीं सकते हैं ना, हर बार हम ड्रॉ करते नहीं देखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ए वेक्टर से जो ए प्लस बी वेक्टर है वो कितना एंगल ऊपर है या कितना एंगल उससे ज़्यादा या कम है ना। तो उसकी मदद से हमें उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं, हम इसके सबसे पहले मैग्नीट्यूड पे आते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ। फर्स्ट थिंग जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड किसकी, ए प्लस बी वेक्टर की। तो ए प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, मैंने बताया था मॉड बना के। तो ए प्लस बी ऐसे दिखा सकते हैं मॉड। ठीक है, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर वेक्टर मॉड। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मैंने डिनोट किया ए प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को। अब ये है कितना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये कितना है ओ पी। तो ओ से पी की जितनी लेंथ होगी उतना ही ए प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी। अच्छा, ओ से पी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे हमें थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है, अगर ध्यान से देखो ओ एम और ओ क्यू वाली लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो पैरेलल लाइंस की हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके जो एम एन और एम पी के बीच में एंगल होगा वो भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि एम ओ क्यू एंगल इज इक्वल टू किसके होगा, एन एम पी एंगल के, जो हमारे पास कितना होगा, थीटा एंगल होगा, है ना। तो ये एंगल की वैल्यू मेरे पास आ गई थीटा। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। तो सिंपली अगर हम इस ट्रायंगल को देखें यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एम एन और पी, और अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा आ जाएगा मेरे पास पी एन अपॉन एम पी, और ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एन अपॉन एम पी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पी एन और एम एन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सिंपली पी एन को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, पी एन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे साइन थीटा, और एम पी इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो अच्छा, जो एम पी है ना, ध्यान से देखो एम पी किसके इक्वल है, ओ क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो एम पी है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं हम ऐसे, एम पी मेरे किसके अंदर है, ओ क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और तो इसे मैं लिखता हूँ एम पी को ओ क्यू। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओ क्यू, और ओ क्यू ही क्या है, मेरा बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो अभी तो सिर्फ ओ क्यू लिख लेते हैं यहाँ पे।
तो ये आ गया ओ क्यू साइन थीटा। ऐसे एम एन की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास एम पी कॉस थीटा, और एम पी की वैल्यू मैंने बताई है क्या है, ओ क्यू है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ओ क्यू कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, ओ क्यू की वैल्यू ओ क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो अगर लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे, तो लिख ही लेते हैं। आई थिंक डायग्राम तो दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओ क्यू की वैल्यू क्या है, मेरे बी के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एम एन को मैं लिख दूंगा बी कॉस थीटा, और ऐसे पी एन मेरे पास क्या आ गया, बी साइन थीटा। तो ये आ गया बी साइन थीटा। ठीक है। हमें क्या पता करना है, ओ पी की वैल्यू पता करना है, जो हमें ए प्लस बी की वैल्यू देगा। तो ओ पी की वैल्यू क्या होगी उसे देख लेते हैं। तो जो ओ पी की वैल्यू होगी, अगर डायग्राम से देखो तो डायग्राम में एक और ट्रायंगल बन रहा है ना। जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है ओ पी के लिए, जो कैसा है, ओ पी, है ना। और पी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, पॉइंट एन, और यहाँ पे है मेरे पास पॉइंट एम। तो कुछ ऐसा है डायग्राम। ठीक है। तो अगर ओ पी पता करना है तो मुझे क्या होगा, ओ पी के लिए मैं लिखा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा, और पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा मेरे पास, ओ एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर, जहाँ पे ओ एन की वैल्यू क्या है, ओ एम प्लस एम एन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी एन का स्क्वायर। तो ये वैल्यू है मेरे पास। अगर इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो मुझे उसकी मैग्नीट्यूड पता चल जाएगी जो ए प्लस बी वेक्टर की है। अच्छा, यहाँ पे जो ओ एम है वो हमें पता है क्या है, वो ए वेक्टर के इक्वल है। देखो ओ एम क्या है, ए वेक्टर के इक्वल। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, ओ है। तो ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना है हमें। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है। और इसकी पावर लिख लो यहाँ पे हाफ, रूट की जगह मैंने पावर लिख दी हाफ। ये हमारा किसके इक्वल है, ओपी के इक्वल है, और ओपी हमारा किसके इक्वल है, ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड के इक्वल। ठीक है। तो ये है कि इसका डेरिवेशन हो गया है। इसे हमें बार बार करना नहीं, इसे हमें याद ही रखना है इस वैल्यू को, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर हमें क्या दे देगा, किसी भी दो वेक्टर के बीच की ऐड करने पे मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें ये अल्फ़ा पता करना है, ये अल्फ़ा एंगल, तो इसको भी लगा सकते हैं। तो यहीं पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके अल्फ़ा भी फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फ़ा कहाँ पे है, अगर देखें फिगर में, तो अल्फ़ा यहाँ पे है, ब्लू कलर से बना हुआ है वहाँ पे, ये है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा भी यहाँ से देख सकते हैं कि जो टेन अल्फ़ा होगा उसकी वैल्यू आएगी पी एन अपॉन ओ एन, और पी एन की वैल्यू मैंने निकाली थी अभी, बी साइन थीटा, और ओ एन की वैल्यू यहाँ पे रखी है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ऐसे हम टेन अल्फ़ा को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी याद रखना होगा, तो रख लेना। ठीक है। तो ऐसे हम टेन अल्फ़ा को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो ऊपर वाला फॉर्मूला है जो ग्रीन बॉक्स के अंदर है। ठीक है, कि दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो ऐसे हम दो वेक्टर्स को ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, वेक्टर्स को ऐड करना। ठीक है। यहाँ पे हमने दो तरीके देखे वेक्टर्स को ऐड करने के, है ना। और जो दूसरा वाला तरीका है उसमें हमने ये भी देखा कि वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी होगी, है ना, उसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी पावर कितनी होगी। ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है। मैग्नीट्यूड वाला डायरेक्शन पता चल गया हमें, लेकिन उसकी लेंथ की जो लेंथ है, जो उसकी मैग्नीट्यूड है, वो तो हमें पता नहीं थी, तो उसको हमने निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, यहीं पे ये एडिशन का हो गया।
अगर हमें सब्ट्रैक्शन दे दे कि दो वेक्टर्स को अगर हम सेपरेट कर रहे हैं तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसको देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है, हम उसको एडिशन के वे में ही करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन को हम अलग से ट्रीट नहीं करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो वैल्यू वैसे ही निकलेगी जैसे वहाँ पे निकाली थी मैंने, ठीक है, मैग्नीट्यूड का, और जो है बस डायरेक्शन में और जो लेंथ में है थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो देख लेते हैं अगर हमें सेपरेट करना है दो वेक्टर्स को तो हम कैसे करेंगे। तो अगर याद होगा कि मैंने क्या पढ़ाया था, निगेटिव वेक्टर, तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अगर मुझे 2 - 3 करना है तो इसे मैथ में मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + -3, है ना। तो दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 को -3 से प्लस कर दिया, तब भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। या 2 को 3 से मैंने माइनस कर दिया, तब भी मुझे -1 मिलने वाला है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कि हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। अगर मुझे सेपरेट करना होगा तो उसको मैं एडिशन जैसे ही करूँगा। तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है अगेन एक्स एक्सिस की तरफ, और इसे मुझे माइनस करना है किसी दूसरे वेक्टर बी से, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज करूँगा, और जो ए वेक्टर है उसे तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा एज इट इज़, ठीक है। लेकिन जो बी वेक्टर है ना, ये जो माइनस साइन है मेरे पास यहाँ पे, इस माइनस साइन को मेरे को रिमूव करना है, क्योंकि हमें एडिशन के टाइप्स में करना है इसको, वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी। तो इस माइनस साइन को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्लस, और जो ये माइनस साइन है ये इंसल्ट कर दूंगा बी वेक्टर में। अच्छा, जैसे ही माइनस साइन बी वेक्टर में जाएगा, तो हमने नेगेटिव वेक्टर में पढ़ा था कि अगर किसी भी वेक्टर का हमें निगेटिव वेक्टर देखना है तो क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन की तरफ होगा, है ना। जस्ट उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, मतलब उसका डायरेक्शन सीधा का सीधा 180 डिग्री चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर ये माइनस साइन में बी के पास लाता हूँ, है ना, तो ये क्या होगा, बी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, वैल्यू अभी भी लेंथ उसकी उतनी ही रहेगी, वैल्यू उतनी ही रहेगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी। तो ये मेरे पास बी की जगह -b आ गया। तो मैं क्या करूँगा, a और -b को प्लस कर दूंगा। तो प्लस करने के लिए क्या करेंगे, अभी बताया था, ट्रायंगल्स लॉ यूज़ कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलो पैरेललोग्राम लॉ यूज़ कर लेते हैं। तो अगर पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करेंगे तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू में a वेक्टर किधर है, अगेन x एक्सिस की तरफ, और b वेक्टर किधर है, b वेक्टर इस बार डायगोनली डाउन साइड पे जा रहा है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट की तरफ में। तो इसे मैं इधर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया मेरे पास बी वेक्टर। सॉरी डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना, फिर से ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास कुछ वी वेक्टर, है ना। तो बी वेक्टर आ गया मेरे पास, ये सॉरी बी नहीं -b वेक्टर आएगा, बी वेक्टर तो ऊपर की तरफ था, ये है -b वेक्टर, है ना। तो यहाँ से जो हमें अब रिजल्टेंट मिलेगा, अगर मैं इसे एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ और रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट मिलेगा मुझे, ये अब a + b की जगह मुझे क्या देगा, a - b। क्यों, क्योंकि b के आगे ऑलरेडी क्या लगा है, माइनस साइन। तो ये जो वेक्टर आ रहा है ये मुझे देगा a वेक्टर -b वेक्टर। तो ऐसे किसी भी वेक्टर को हम माइनस कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं एडिशन के वे में ही, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो इसके बाद हम कुछ और नया ट्राई करते हैं अब, है ना। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में जाने के पहले हमें एक और लॉ है जो यहाँ पे लिखा है मैंने, पॉलीगॉन लॉ, है ना। तो उसका यूज़ हो जाता है कभी कभी किसी क्वेश्चन में, तो उसे देख लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में अपने, ठीक है। तो एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, अब हम चलते हैं पॉलीगॉन लॉ पे। तो दो लॉ हमने देखे थे अभी तक, ट्रायंगल्स लॉ देखे थे और पैरेललोग्राम लॉ देखे थे, ठीक है। तीसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो थर्ड था वो था पॉलीगॉन्स लॉ। पॉलीगॉन्स लॉ, अच्छा, इसका ज़्यादा यूज़फुल होती है कब, जब दो या दो से ज़्यादा ही वेक्टर्स होते हैं, तभी ये ज़्यादा यूज़फुल होती है, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर नहीं है, कई सारे वेक्टर हैं, मान लो 4-5 वेक्टर हैं, तो उसको ऐड अगर मुझे करना है
तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, है ना, कैसे कौन सा लॉ यूज़ करूँगा, पैरेललोग्राम यूज़ करूँगा, ट्रायंगल्स लॉ यूज़ करूँगा। तो अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हैं तो तुम्हें एक एक करके ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम पॉलीगॉन्स यूज़ कर सकते हैं। तो पॉलीगॉन लॉ में हम क्या करेंगे कि अगर लेट्स से मानो मेरे पास एक वेक्टर है ए जिसका डायरेक्शन इधर है, फिर उसके बाद मेरे पास कोई वेक्टर बी है जिसका डायरेक्शन अप साइड, डायगोनली अप साइड है, फिर मेरे पास कोई वेक्टर सी है, ठीक है, फिर ऐसे ही कोई वेक्टर मेरे पास डी है, ये वेक्टर डी हो गया, ठीक है, और मान लो मेरे पास कोई वेक्टर यहाँ पे ऐसे आ गया, ये है ई वेक्टर। अगर ये सब आपस में ऐड हो रहे हैं, है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अगर ये सारे वेक्टर्स ऐड अप हो रहे हैं तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, वो हम पॉलीगॉन्स लॉ की मदद से बता सकते हैं। तो पॉलीगॉन्स लॉ सिंपली क्या कहता है कि जो सारे वेक्टर्स हैं, है ना, सबको एक सीक्वेंस में एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन करो, फिर अगले वाले वेक्टर का हेड दूसरा और जो नेक्स्ट वेक्टर है उसके टेल से ज्वाइन करो। ऐसा जब हो जाए, जब सब एक दूसरे से ज्वाइन हो जाए, है ना, एक सीक्वेंस में, तो हमें फिर क्या करना है, जो हमारा इनिशियल वेक्टर था, ठीक है, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें यहाँ पे ज्वाइन है, ये ऐसे सी डी से है, बी सी से है और ए बी से है, ठीक है। अगर ऐसा होने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट वेक्टर होगा ए, इसके टेल से जो लास्ट वाला वेक्टर है उसके हेड की तरफ जो लाइन जाएगी, जो लाइन ड्रॉ होगी, वो हमें क्या देगी, रिजल्टेंट देगी इन सारे वेक्टर्स का। जितने भी पाथ में आए थे, जितने भी रास्ते में वेक्टर्स थे, सबका ऐड अप होने पे हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा, जो वेक्टर शुरुआत वाले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और लास्ट वाले वेक्टर की हेड की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो ये जो होगा मेरे पास, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया वेक्टर, यही होगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। तो ऐसे हम जो वेक्टर्स हैं उनको ऐड अप कर सकते हैं अगर हमें दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों, ठीक है। और एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमारे पास पॉलीगॉन्स लॉ हो गया, ट्रायंगल्स लॉ हो गया और पैरेललोग्राम लॉ हो गया। तो हमने वेक्टर्स को ऐड करना, सेपरेट करना सीख लिया। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, उससे पहले एक और चीज़ है उसे देख लेते हैं। हम देख लेते हैं रेजोल्यूशंस कैसे करते हैं वेक्टर्स का। रेजोल्यूशंस भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशंस पे जाएंगे, ठीक है। रेजोल्यूशन को शायद मैंने स्टार्टिंग के टॉपिक्स में बाद में लिखा था, लेकिन हम पहले रेजोल्यूशन को देख लेते हैं सिंपली, कि कोई एक वेक्टर है तो उसे हम कैसे रिजॉल्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, यहाँ पे रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स, या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर डाल दो, रेजोल्यूशंस नहीं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास कोई वेक्टर ए है जो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में है। अब इस वेक्टर को मेरे को किसी भी अनदर वेक्टर से अगर कंपेयर करना है ना, तो मैं ऐसे सिंपली कंपेयर नहीं कर सकता। उनकी मैग्नीट्यूड को तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि अगर उसकी वैल्यू 10 है या 15 है या 20 है, कितनी ज़्यादा कितनी कम है, लेकिन क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है ना, तो पूरी तरीके से मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को कंबाइन करके मैं किसी भी वेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकता, दो वेक्टर्स को, है ना। ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आती है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होता है वो एकदम बहुत ही रैंडमली होता है, ठीक है। वेक्टर्स तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। तो एक वे है वेक्टर्स को एक ऐसे, मतलब ऐसा डिवाइड करना, ऐसा रिजॉल्व करना, ठीक है, कि किसी दो वेक्टर को देख के हम उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ कुछ फाइंड आउट कर सकें, या मैं दोनों को ऐड अप कर सकूं। तो जैसे हम कोऑर्डिनेट्स के लिए करते हैं कि अगर रेंडमली मैं कोई पॉइंट ए रख रहा हूँ यहाँ पे और कोई भी पॉइंट ऐसे बी रख रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, बी का ए का वाई क्या है और ए का जेड क्या है। वैसे हम बी का क्या देखते हैं, एक्स देखते हैं, इसी का वाई देखेंगे और इसका जेड
कोऑर्डिनेट देखेंगे तो हम इन दोनों में कुछ डिफरेंस बता सकते हैं कि हाँ इसके एक्स एक्सिस में दोनों में इतना डिफरेंस है, वाई में इतना डिफरेंस है, जेड में इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो सेम चीज़ हम यही करना चाहते हैं वेक्टर्स के लिए। हम चाहते हैं वेक्टर्स को, हम हमारे पास जितने भी वेक्टर्स हैं हम उनको एक्स वाई जेड में रिजॉल्व कर दें, मतलब उसको छोटे छोटे 3 टुकड़ों में मैं बांट दूं। तो फिर जब मेरे पास दूसरा वेक्टर आएगा उसको भी मैं क्या करूँगा, मैं एक्स वाई जेड में बांट दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स कर दूंगा उसके। और फिर जब मेरे को दो वेक्टर्स को ऐड करना होगा, सेपरेट करना होगा या मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ भी करना होगा, तो मैं ए जो एक्स वाला है एक्स वाले पार्ट के साथ कर सकता हूँ, वाई को वाई वाले पार्ट्स के साथ कर सकता हूँ, जेड को जेड वाले पार्ट्स के साथ। तो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी आसान हो जाएगी, काफ़ी सिंपल हो जाएगी। बार बार हमें पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल्स लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं, जैसा हमने पोजीशन वेक्टर में देखा होगा। पोजीशन वेक्टर में हमने देखा था, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि पोजीशन वेक्टर में हमने फाइंड जो भी वेक्टर निकाला था वो आई जे और के की टर्म्स में निकाला था। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है आंसर, हाफ आई लिखा है प्लस जे लिखा है, उसके ऊपर क्या लिखा है ओ ए वेक्टर में 1 आई लिखा है प्लस 2 जे कैप लिखा है प्लस 0 के कैप लिखा है। तो हमने एक्स वाई जेड में इसको डिवाइड किया था। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, वहाँ पे पोजीशन वेक्टर के लिए तो हमें दिया हुआ था, लेकिन लेट्स से अगर हमें दिया नहीं हुआ है एक्स वाई जेड कि एक्स में कितना है वेक्टर, वाई में कितना है और जेड में कितना है, तो हम उसको निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एक्सिस ड्रॉ करूँगा। तो ये वेक्टर ए वेक्टर है, तो इसका जो टेल वाला पार्ट है इसी को मैं लेता हूँ पॉइंट अपना ओ, ओरिजिन इसी पॉइंट को मानता हूँ मैं, और इसी पॉइंट से मैं अपनी दो एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ। मानो ये किसी प्लेन में ये वेक्टर है ना, 3D में नहीं है 2D में है, तो मैं दो एक्सिस ले रहा हूँ, वाई और एक्स। तो वाई और एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब जो ये मेरे पास ए वेक्टर है ना, इसके दो कंपोनेंट मुझे चाहिए, कि मुझे ये चाहिए कि ए वेक्टर एक्स में कितना है वही ए वेक्टर वाई में कितना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है। ठीक है, तो मुझे पता चला लेट्स से कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा होगा, ठीक है, तो जो इसका कंपोनेंट होगा ए वेक्टर का एक्स एक्सिस में, उसे मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज़ करूँगा तो कॉस थीटा अगर यूज़ करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये वाली जो साइड है ना, ये जो साइड है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए कॉस थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये बेस अपॉन हाइपोटेनस यूज़ करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो ये वाली साइड है इसकी ओ एम, वो कितना आ जाएगा, ए कॉस थीटा। इसका क्या मतलब है कि ए वेक्टर जो है उसका ए कॉस थीटा कंपोनेंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। ठीक है, सेम इसी वे में अगर मैं देखना चाहूँ कि जो ए वेक्टर है उसका कितना कंपोनेंट वाई में लाई कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एंड किया। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ओ ए वेक्टर को है ना, यहाँ पे मैं फिर से ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं साइन थीटा देखूँगा। तो साइन थीटा से मुझे पता चल जाएगा कि ये वाली साइड जो है वो कितनी है, ए साइन थीटा। तो ये ए साइन थीटा है, तो यहाँ पे जो ये भी है ये भी क्या होगी, ए साइन थीटा ही होगी, ओ एन भी ए साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला कि जो जो ए वेक्टर है वो एक्स में कितना है, ए कॉस थीटा है, और वाई में कितना है, ए साइन थीटा है। तो मैंने ए वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर में डिवाइड कर दिया है ना, दो अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, कुछ एक्स में कुछ वाई में। तो इसी को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कि मेरे पास जो ए वेक्टर है, ठीक है, वो क्या आ गया मेरे पास, अब मेरे पास आ गया ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो ये किस केस के लिए, 2D के लिए। अब लेट्स से एज्यूम करो कि हमारे पास कोई 3D वेक्टर है। ठीक है, ये तो 2D वेक्टर था जो किसी प्लेन में लाई कर रहा था, मानो मेरे पास कोई 3D वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर्स के डायरेक्शन किधर भी हो सकते हैं, 3D वेक्टर। 3D वेक्टर से मेरा क्या मतलब है कि मेरे पास वो वेक्टर एक पूरे स्पेस में है, ना कि किसी प्लेन में है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा रूम है तो ऐसा एज्यूम करो कि वो वेक्टर यहाँ से निकल रहा है इस डायगोनल से, है ना,
और वो किधर जा रहा है, एकदम बीचों बीच रूम के दूसरे अपर वाले कॉर्नर पे जा रहा है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के डॉट्स हैं ये मानो कि एक वेक्टर है। तो ये देख रहा हो, ये एक प्लेन में नहीं है, ये किसी दीवार पे नहीं है, ये पूरी स्पेस में है। तो ये 3D वेक्टर है, इसका कुछ एक्स कंपोनेंट भी होगा, कुछ वाई कंपोनेंट भी होगा, कुछ जेड कंपोनेंट भी होगा। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अगेन हम तीनों एक्सिस पहले ड्रॉ करते हैं अपनी। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपनी वाई एक्सिस ड्रॉ करूँगा, फिर एक्स और फिर जेड। तो ये मेरे पास हो गई वाई एक्सिस। इधर मैंने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस। और ये जो जेड एक्सिस है ये मान लो कि प्लेन के बाहर आ रही है, जो स्क्रीन है इससे बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। अब 3D को हम कॉपी में ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे इसे एज्यूम करूँगा कि ये जो स्क्रीन है इसके बाहर जो लाइन आ रही है वो हमें क्या बताएगी, जेड एक्सिस का डायरेक्शन दिखाएगी। जेड ले लो इसे। अब जो वेक्टर है वो सेंटर ओ से स्टार्ट है, और ओ से स्टार्ट होकर किधर जा रहा है, एकदम बीचों बीच कहीं पे जा रहा है। इसे मैं ले रहा हूँ ए ही वेक्टर, अगेन ए नाम दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो एंगल्स हैं, एंगल्स में डिफरेंट देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने थीटा लिया था, ठीक है। एक्स से जो एंगल बना रहा था ए वेक्टर, उसको मैंने थीटा लिया था। यहाँ पे मैं कुछ और लेता हूँ। तो मैं लेता हूँ कि ये जो ए वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, कितना, अल्फ़ा। और यही जो ए वेक्टर है ये वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, बीटा। और यही सेम ए वेक्टर कुछ जेड से भी कुछ एंगल बना रहा है, जिसे मैं ले रहा हूँ गामा। तो मैंने तीनों ले लिया, 3 एंगल लिए मैंने तीनों एक्सिस के लिए। क्यों, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा, वाई से कुछ बना रहा होगा, जेड से कुछ बना रहा होगा, और उसकी वैल्यू मैंने लिख दी अल्फ़ा बीटा गामा। तो अगर ऐसा होता है ना, अगर तुम्हें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू दे दे, तो तुम ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो इनके कंपोनेंट्स में। तो तुम ए वेक्टर को यहाँ पे लिख सकते हो ए कॉस अल्फ़ा आई कैप, है ना। क्योंकि एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना रहा था ए वेक्टर, तो इसको मैंने क्या लिया, कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब जो ए वेक्टर है वो वाई एक्सिस से कितने एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। तो जो ए का कंपोनेंट वाई में आएगा वो भी कितना आएगा, ए कॉस बीटा, ठीक है। तो ये आएगा ए कॉस बीटा जे कैप, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन होगा, और प्लस ए कॉस गामा के कैप। तो इसको मैंने क्या किया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 एंगल मुझे पता चल गया, अल्फ़ा बीटा गामा। तो मैं ए वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसे याद रखना, ठीक है। इसका कोई डेरिवेशन टाइप का तो नहीं है, लेकिन बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री से ही सारी चीज़ें आई हैं यहाँ पे भी, उसे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में जो 2D का ही रहेगा, 3D नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इसे याद रखना कि अगर तीनों एंगल दिए हुए हैं तो मैं ऐसे तीनों कंपोनेंट्स उसके लिख सकते हैं, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे आई गेस मैंने क्या क्या बता दिया, ऐड करना, सेपरेट करना, और वेक्टर्स को कैसे 2 वेक्टर्स में हम तोड़ सकते हैं, कैसे एक्स और वाई एक्सिस में बेसिकली तोड़ा है हमने, है ना, डिवाइड किया है, जिससे हमारी जो प्रॉब्लम है आगे चल के और सिंपल हो जाए, ठीक है, या कि फिर हम 2 वेक्टर्स को कंपेयर कर पाएँ, ठीक है। अब बाकी जो सारी चीज़ें हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन है, तब उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और एक बार मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे जंप नहीं करते हैं, पहले हम मल्टीप्लिकेशन को भी कवर कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो आई गेस जितना अभी तक मैंने बताया वो समझ आया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर कोई और टॉपिक है जो वेक्टर्स के बाद मैं स्टार्ट करूं, किसी को अगर सजेस्ट करना है तो वो भी पिन कर देना, मैं नेक्स्ट टॉपिक उसी को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ओके बाय।